नाज़रीन, पहले सिर्फ ऑपोजिशन हुकूमत पर इंतकामी सियासत का इल्जाम लगाती थी, अब साबिक सरकारी अफसरान भी हुकूमत के एहतसाब पर सवाल उठाने लगे हैं। क्या वजीर आजम सियासी इंतकाम के लिए इंतजामिया पर दबाव डाल रहे थे? क्या वजीर आजम हाउस में बैठकर आला अदलिया के मोअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही थी? क्या वजीर आजम अपने सियासी मुखालिफिन को सलाखों के पीछे भेजने के लिए हर हद तक जाने को तैयार हो गए थे? कानून तक को बालाए ताक रखने पर तैयार हो गए थे? साबिक DGFIA बशीर मेमन के तहलका खेज इंटरव्यू ने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। इस इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान और उनकी टीम के दो अहम मेंबरान पर संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। इन इल्जामात के बाद तरदीदी बयानात और तहकीकात के मुतालिबात का सिलसिला शुरू हो गया है। साबिक DGFIA बशीर मेमन ने एक TV इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि इन्हें वजीर आजम हाउस बुलाकर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इंक्वायरी के लिए कहा गया, जिस पर उन्होंने बताया कि जज के खिलाफ इंक्वायरी FIA का नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है, लेकिन शहजाद अकबर और वजीर कानून फरोग नसीम इन्हें बनाने का कह रहे हैं। वजीर कानून फरोग नसीम और वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने बशीर मेमन के इल्जामात की तरदीद कर दी है। वजीर कानून फरोग नसीम ने ट्वीट किया कि उन्होंने बशीर मेमन से जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में किसी भी मामले पर कभी बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आजम खान, शहजाद अकबर और बशीर मेमन कभी भी एक साथ मेरे दफ्तर नहीं आए। शहजाद अकबर ने भी बशीर मेमन की जानिब से लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है और इन्हें 50 करोड़ रुपए जुर्माने का लीगल नोटिस भी भेज दिया है। शहजाद अकबर ने कहा है कि इन्हें काजी फायज ईसा के मामले पर वजीर आजम से कोई हिदायत नहीं मिली, न कभी उन्होंने इस मामले पर वजीर कानून और बशीर मेमन से कोई मुलाकात की। बशीर मेमन ने यह भी बताया कि इमरान खान सरकर्दा अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ केस बनवा कर गिरफ्तार कराना चाहते थे। जब वजीर आजम को बताया जाता था कि केस बनाने के लिए मतलूबा शवाहिद मौजूद नहीं, तो इस तरह का जवाब मिलता, फिलहाल पकड़ लें फिर देख लेंगे। बशीर मेमन का यह भी कहना है कि वजीर आजम एक जानिब तो अपोजिशन के सरकर्दा रहनुमाओं के खिलाफ केस बनवाना चाहते थे, दूसरी जानिब अपने दोस्त आरिफ नकवी के खिलाफ FIA की तहकीकात पर नाराजगी का इजहार भी करते थे। आरिफ नकवी अबराज ग्रुप के सरबराह हैं, जिन्हें सरमायाकारों से धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और जालसाजी के इल्जामात पर अप्रैल 2019 में बरतानिया में गिरफ्तार किया गया। इन तहलका खेज इंकशाफात के बाद शहबाज शरीफ ने भी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि बशीर मेमन के इंटरव्यू ने नैब न्याजी गठजोड़ की हकीकत और एहतसाब के नाम पर जारी ढोंग बेनकाब कर दिया। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि वजीर आजम सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारों को इस्तेमाल कर रहे। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में कभी किसी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर इस किस्म के घिनौने जराइम का इर्तिकाब नहीं हुआ। इस किस्म की सफाक, जिसको कहते हैं माइंडसेट, और सफाक प्लानिंग का इर्तिकाब नहीं हुआ। जो इल्जामात अब लगे हैं, जो बशीर मेमन साहब की गवाही कल आई है, मैंने कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं सुना। अब लोगों को समझ आ गई है कि सिसिलियन माफियाज क्या होते हैं। ये तो माफियाज के जो डॉन्स होते हैं या जो गैंग्स के सरबराह होते हैं, किस्म की हरकतें नहीं की जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को इस्तेमाल करके हो रही हैं। क्या हुकूमत साबिक DGFIA के इल्जामात की तहकीकात कराएगी? पूछेंगे वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए वाबिद शहबाज गिल साहब से। गिल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। गिल साहब, मौक़िफ़ क्या है, पार्टी का मजमूई मौक़िफ़ क्या है इन इल्जामात के हवाले से? और ये इल्जामात कोई पहली दफ़ा नहीं लगे, इससे पहले मुतीउल्लाह जान को इंटरव्यू दिया था बशीर मेमन साहब ने, ये इल्जामात उन्होंने पहले भी लगाए थे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इन्होंने अगर पहले कभी लगाए तो जवाब पहले भी यही था, जवाब अब भी यही है। अगर इनको किसी ने भी कोई ऑर्डर दिया था तो अब थाने में मुहर्रर को भी कोई अहकामात देते हैं तो वो इन राइटिंग में मांगता है। ये तो DGFIA थे, इन्हें राइटिंग में मांगने थे वो ऑफ कोर्स वो अहकामात। और दूसरी बात जो ये मंतक दे रहे हैं कि मुझे फ़लाँ गलत काम करने को कहा, फ़लाँ कहा, जब मैंने नहीं कहा, नहीं किया तो मुझे हटा दिया गया और अपनी मनपसंद का DGFIA ले आए। तो इसका मतलब है जो काम इन्होंने नहीं किए थे वो फिर हमने उनसे करवाए होंगे। तो क्या वो काम हुए जो ये कह रहे हैं? नहीं, उनमें से कोई काम नहीं हुआ। इसका मतलब है वो काम कभी किसी को कहे ही नहीं गए थे। तो ये बुनियादी तौर पर पोलिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को। पॉलिटिकल पार्टीज़ के आलाकार बन के ये इस तरह की बयानबाजियाँ कर रहे हैं जिनके ये पुराने नवाजे हुए हैं। तो अगर इनको कोई भी चीज़ ऐसी होती है इनके पास तो इनको उस टाइम बोलना चाहिए था। उस टाइम ये गूंगे थोड़ी ना थे कि ये उस टाइम नहीं बोले, अब इनको 2 साल बाद याद आई ये बात।
तो गिल साहब, इस तरह के इल्जाम तो अपोजिशन भी लगाती है कि अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए आप हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और वाजिद ज़िया को जो है वो इस इदारे का सरबराह बनाना, जो GRT के सरबराह थे पहले। अपोजिशन पहले कहती है कि ये काम आप पहले भी करते रहे, अब भी यही कर रहे हैं, और इनसे भी यही काम लेना चाहते थे बशीर मेमन साहब से कि अपोजिशन को ज़्यादा से ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाए। जी, बल्कि एग्जैक्टली मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि बशीर मेमन वही बात कर रहे हैं जो अपोजिशन कर रही है। बशीर मेमन अपोजिशन के एजेंडे पे अपोजिशन की सिखाई हुई बातें कर रहे हैं। यही बात तो मैं कह रहा हूं। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बशीर मेमन और अपोजिशन एक ही बात कर रहे हैं, ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा, डॉक्टर साहब, एक तुर्रा रहा है जो कि तहरीक इंसाफ का यूं कह ले कि खासा है कि वो हर मामले की तहकीकात करवाते हैं, रिपोर्ट को पब्लिक भी कर देते हैं। तो क्या इस मामले की भी तहकीकात करवाई जाएगी और फिर मामला जो है वो आवाम के सामने लाया जाएगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमेशा हर चीज़ की तहकीकात करवाती है, लेकिन हर उस चीज़ की तहकीकात होती हैं जहां पर आपको कुछ गलत या सही होता हुआ नज़र आता है। अब जो बशीर मेमन साहब हैं वो कल सो के उठ के कह देंगे कि फ़लाँ शख्स ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान का फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट जो है वो मैं बेचने जा रहा हूँ, तो अब इस बात की तहकीकात तो नहीं होंगी। तहकीकात तो बशीर मेमन की होनी चाहिए, FIA को करनी चाहिए कि ये इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं, या बशीर मेमन के पास अगर इस तरह के कोई सबूत हैं तो बशीर मेमन को वो सामने लाने चाहिए। वो सामने लाएंगे तो तहकीकात हो जानी चाहिए। अब अगर एक बंदा अबा तबा कुछ भी बोल रहा है तो उस पर तो तहकीकात नहीं होती। कल को वो कुछ भी कह देगा, किसी के बारे में भी कह देगा, तो क्या आप तहकीकात शुरू कर देंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं कह दूं कि आपने मेरे से पैसे पकड़े हैं, तो क्या इस पे तहकीकात शुरू हो जाएंगी? नहीं, मुझे कुछ दिखाना होगा पहले, कोई टेलीफोन कन्वर्सेशन, कोई बैंक अकाउंट, कोई चीज़ जिससे ये जाहिर हो कि आपने मुझसे पैसे पकड़े हैं, फिर उसकी तहकीकात होंगी अगर कोई रीजनेबल डाउट वहां पे जनरेट हो। सिर्फ मेरे कह देने से या आपके मेरे पे कह देने से तहकीकात तो नहीं होंगी। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब कि ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, ये DG FIA कह रहा है। कोई नहीं, आम आदमी नहीं, आम आदमी से भी गया गुजरा आदमी है। ये कोई इतना अहम आदमी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अपने बेटे के साथ मिलके कारोबारी फ्रॉड करते रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के साथ, तो ये कोई इतने खास आदमी नहीं जितने आप समझ रहे हैं। ये आम आदमी है। आपको क्या जस्टिस कयूम आम आदमी लगते थे? तो ये आम आदमी की बात नहीं है। आम और खास की आपकी इंटेग्रिटी और कैरेक्टर की बात होती है। डॉक्टर साहब, एक आदमी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि दूसरों के फ्रॉड पकड़े, वो अगर खुद फ्रॉड करता रहा है तो फिर आपने इनके खिलाफ तहकीकात की या इनको पकड़ा? वो हुई है, FIA के अंदर हुई हैं। मैंने आपको बताया ना, इनके बेटे के कुछ बिजनेस के मामलात हैं जिनको ये असरअंदाज करते रहे, वो तहकीकात हुई हैं। इसीलिए तो बयानबाजियां हैं बहुत सारी। तो क्या इनके खिलाफ अब कार्रवाई होने जा रही है उन तहकीकात की वजह से, उनकी बेसिस पर? देखिए, वो तो मुझे नहीं पता। वो तो जो एप्रोप्रिएट फोरम होते हैं वो डिसीजन करते हैं। मैं तो कोई नहीं हूँ आपको बताने में। लेकिन आपने कहा कि ये आम आदमी नहीं है, तो मैंने उसका जवाब दिया कि ये इतने भी खास आदमी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टियों के नवाजे हुए इंसान हैं और उन्हीं के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। ये हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक, ये बात हुकूमती रहनुमाओं के मौक़िफ़ के मुताबिक, ये ओहदा मांग रहे थे या एक्सटेंशन मांग रहे थे। क्या ओहदा मांग रहे थे सर? देखिए, ये तो अब जिसने आपको कहा है वो आपको बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि हर एक के पास अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिफरेंट। मैं उस टाइम फेडरल गवर्नमेंट में नहीं था जब का ये वाक़या, और आपको पता है बड़ी अच्छी तरह से मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, तो इसलिए ये उस टाइम क्या मांग रहे थे तो वो तो जो उस टाइम लोग ऑफिस में थे वो आपको बताएंगे। लेकिन जो ये बातें कर रहे हैं वो जितने भी लोगों के बारे में इन्होंने बात की है उन सबसे मेरी बात हुई है, और तमाम लोगों ने ये कहा है कि बिल्कुल कंप्लीटली रबिश, ऐसी कोई बात कभी किसी शख्स इनकी उनमें से किसी शख्स के साथ नहीं हुई। डॉक्टर साहब, इनकी और अब जो वार है वो इनके ऊपर है, क्योंकि इन्होंने इल्जाम लगाया है तो प्रूव इन्होंने करना है। जब आप इल्जाम लगाते हैं किसी के ऊपर, किसी जालसाजी का, किसी गलत काम का, किसी जुर्म का इल्जाम लगाते हैं तो प्रूव आपने करना है, वो उसने नहीं करना। मैं चलते हुए आपको कह दूं कि आपने कत्ल किया हुआ है तो मुझे प्रूव करना है आपके ऊपर, आपने नहीं प्रूव करना कि मैंने कत्ल किया है कि नहीं किया। ये मुसद्दक़ का असूल है दुनिया का। मैं जैसे कि मैंने पहले कहा कि इनका जो गुफ्तगू का महवर रहा ज्यादा वो शहजाद अकबर साहब ही रहे, और इल्जाम भी यही है कि शहजाद अकबर साहब ने ही इनको कहा कि काजी फायज ईसा के हवाले से जो है वो कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। सर, हम देखते ये हैं कि एसिड रिकवरी यूनिट ने जितनी भी कार्रवाई अब तक ज्यादातर की है उसमें काजी फायज ईसा साहब भी उन्हीं की तहकीकात का महवर रहे, और इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 2020 की समातों के दौरान भी किया
कि ये विच हंटिंग लगती है। तो सर ये आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट को भी जवाब देना चाहिए कि उनकी तहकीकात के तरीक़ाकार को विच हंटिंग क्यों कहा गया? देखिए, वो एक कम्प्लीटली अलग बात है, ये अलग बात है, दो चीज़ों को अलग रखिए ना। उसका जवाब तो एसेट रिकवरी यूनिट आपको देगा, जो सुप्रीम कोर्ट के अगर कोई रिमार्क्स हैं तो इस बात को आप अलग रखिए। इनका अगर ये कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो इनको प्रूव करना चाहिए उस इल्ज़ाम को पहले। अगर ये प्रूव कर सकें तो उसके बाद फिर हम उसकी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, अगर ये कोई प्रूफ सामने लाते हैं। लेकिन इनके पास कोई प्रूफ नहीं सिवाय झूठ बोलने के। इनका ये भी तो इल्जाम है ना कि शहजाद अकबर्स ऑब्सेशन टुवर्ड्स ऑपोजिशन एंड काजी फायज ईसा साहब कि उन्हीं के खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेट करता है सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क को कि विच हंटिंग हो रही है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट ने डॉक्टर साहब सिर्फ काजी फायज ईसा के अलावा किसी और के खिलाफ भी इस तरह से मेहनत की? जो 400-500 लोग जिनका पनामा में नाम आया था, इतने ब्यूरोक्रेट्स, इतने जजेस, मतलब ऐसा तो नहीं कि मुल्क के सारे जजेस सही हो गए हैं या मुल्क के सारे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अब करप्शन नहीं करते। क्या किसी और के खिलाफ भी उन्होंने ऐसी तहकीकात की? देखिए, जो एसेट रिकवरी यूनिट है उन्होंने बहुत सारे लोगों के खिलाफ तहकीकात की और उसके बारे में आप उन्हें इंटरव्यू कर सकते हैं। गाए बगाहे बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन, शवाहदात अदालतों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो पब्लिश करते रहे हैं, लाते रहे हैं, बताते रहे हैं। रही बात जो ये बातें कर रहे हैं मेमन साहब, तो इनको प्रूव करनी चाहिए ये बातें। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब कोई इल्ज़ाम लगाता है तो उसको प्रूव करना होता है वो इल्ज़ाम। अगर मैं आप पे रिश्वत लेने का इल्ज़ाम लगाता हूं तो प्रूव मुझे करना है, मुझे उसका कोई सबूत देना है। सिर्फ कह देने से तो आप मेरे पे हत्या इज्जत का दावा करेंगे अगर मैं प्रूव ना कर सका। अब इन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, शहजाद अकबर साहब ने इनको नोटिस दिया है, गोल्डन मौका है इनके पास, गोल्डन चांस है इन बातों को प्रूव करें। अच्छा, वैसे इस नोटिस की कोई अहमियत होती है सर? ऐसा ही एक नोटिस इमरान खान साहब को भी दिया गया था जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था कि 10 अरब रुपए मुझे ऑफर किए गए थे। तो इल्ज़ाम तो उन्होंने भी लगाया था और उन्होंने भी कोई प्रूफ नहीं दिया इस बात का आज तक कि वो 10 अरब रुपए कैसे ऑफर किए गए थे। उस केस का वैसे बना क्या? प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही थी वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। वो एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है, मीन कि उन्हें एक पॉलिटिकल किसी वाया मीडिया के थ्रू मैसेज भेजा गया। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्हें इनके कंसर्न मिनिस्टर ने गलत अहकाम दिए, इन्हें इनके प्राइम मिनिस्टर ने गलत अहकाम दिए। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसको इन्हें प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब हैं तो दोनों इल्जामात ही ना, बल्कि वहां पे तो इल्जाम लगाने वाले, यहाँ पे तो चले आपके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है डीजीएफआई या साबिक डीजीएफआई है, वहां पे तो इमरान खान साहब हैं जो इल्जाम लगा रहे थे और दोनों के हवाले से डेफेमेशन का केस है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, एक वक्फा यहाँ पर लेंगे और वक्फे के बाद इरशाद भट्टी साहब से पूछेंगे कि साबिक डीजीएफआई के जो इल्जामात हैं क्या इनकी तहकीकात होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो फिर इसका असर कहाँ कहाँ होगा, किस किस पर होगा। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, साबिक डीजीएफआई बशीर मेमन ने शहजाद अकबर पर संगीन इल्जामात लगाए जिसकी उन्होंने तरदीद भी की है। लेकिन ये पहली बार नहीं कि वज़ीर आज़म के मुशीर दाखिला और एहतसाब इल्जामात की जद में आए हों। अगर ऑपोजिशन इन पर मुख्तलिफ नौयत के इल्जामात लगा चुकी है तो इनकी अपनी पार्टी की जानिब से भी इन पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जहांगीर तरीन के खिलाफ केस में उनके हामी अरकान शहजाद अकबर को तहकीकात से अलग करने का मुतालबा कर रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि शहजाद अकबर जहांगीर तरीन के खिलाफ है और इस वजह से तहकीकात पर असरअंदाज हो सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की लाहौर में 127 कनाल अराजी, रायवंड लाहौर में 127 कनाल अराजी का इंतकाल मनसूख कर दिया और दावा किया कि शरीफ खानदान ने औकाफ की जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस पर भी नून लीग की जानिब से शहजाद अकबर पर ही इल्जाम लगाया गया कि वो वजीर आजम के साथ मिलकर शरीफ खानदान का घर गिराना। किसी ने इस अराजी के ऊपर, इसकी खरीदो फरोख्त पर, इसकी मुंतकली पर, इसकी तामीर के ऊपर किसी ने कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और जिसको परसों रातों रात शहजाद अकबर ने तब्दील किया क्योंकि इमरान खान, बुग़्ज़े नवाज और शहबाज। जब पाकिस्तान हुकूमत ब्रॉडशीट से केस हारी और जुर्माना अदा किया तो उस वक्त भी यही बातें सामने आई थी कि शहजाद अकबर ब्रॉडशीट के मालिक कावे मौसवी से मुलाकातें कर चुके हैं, जिस पर नून लीग ने इल्जाम लगाया था कि ब्रॉडशीट केस में शहजाद अकबर ने कमीशन वसूल किया है। इस इल्जाम पर भी शहजाद अकबर ने नून लीग की तर्जुमान मरियम नवाज को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा।
कुछ ऐसे मुज़ाकरात जो इमरान साहब के हुक्म पर शहजाद अकबर ने ब्रॉडशीट कंपनी के साथ किए। अब आवाम जानना चाहती है कि शहजाद अकबर क्या मुज़ाकरात कर रहे थे, उनको पब्लिक किया जाए। पाकिस्तान के एक प्रॉपर्टी टाइकून ने बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ 19 करोड़ पाउंड सालसी का मुआहदा किया। सालसी करना एक तरह से जुर्म का एतराफ था, लेकिन वही सालसी की रकम पाकिस्तान में इस प्रॉपर्टी टाइकून पर आयद करदा जुर्माने की मद में अदा कर दी गई। रोजनामा डॉन ने अपनी 17 अप्रैल की खबर में इस पेशरफ्त में भी शहजाद अकबर का नाम ही लिया है, जबकि पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर इस तमाम मामले पर खामोशी इख्तियार की गई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर पैसे आते हैं तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। हमें हिदायत की गई है कि उस पर बात नहीं करनी। पाकिस्तान में चीनी कमीशन की तहकीकात के बाद FIA के एक अफसर सज्जाद बाजवा को बरतरफ किया गया। उन्होंने भी BBC को एक इंटरव्यू में इल्जाम लगाया कि शहजाद अकबर शुगर माफिया में चंद ताकतवर अनासर को बचाना और माली फायदा चाहते थे, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने भी अपने खिलाफ सदारती रेफरेंस में जो जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया था इसमें भी शहजाद अकबर की बतौर सरबरा असासाजात रिकवरी यूनिट तकर्री उनकी शहरियत और असासों से मुतालिक सवालात उठाए थे। इसी पर बात करेंगे। साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तज़कियानिगार जनाब इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। तमाम जो कहते हैं ना खुरे, वो शहजाद अकबर की तरफ जाके मिलते हैं। भट्टी साहब, आपको नहीं लगता वज़ीर आज़म साहब को एक दफा थोड़ा सा खुले दिमाग और दिल के साथ सोचना चाहिए कि हर किसी को शहजाद अकबर से ही शिकायत क्यों है, या फिर आपको लगता है शहजाद अकबर साहब जो कुछ कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी आपने कहा पर बड़ी हैपनिंग हो रही है मुल्क में। जस्टिस फायज ईसा वो जो नज़रसानी फैसला आ गया और उनके ख़िलाफ़ सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस तरफ वो चला केस, जिस तरह जो रिमार्क्स आए उसमें, फिर उसके बाद जिस तरह अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी फोरम पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई नहीं होती, FBR भी नहीं कर सकता। 2 जज साहबान, एक रिटायर हो गए, 2 जज साहबान ने अपने फैसले से रजू कर लिया, मतलब जो पहले फैसला उन्होंने दिया उसके अगेंस्ट दूसरा फैसला दिया। तो ये हैपनिंग है, बड़ा तारीखी फ़ैसला है ये भी। और इस फैसले पे यानी हम कर सकते हैं बात हो सकती है, मगर ये चूँकि अदालत का फ़ैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और मैं हमेशा अपनी अदालतों के साथ खड़ा होता हूँ, फ़ैसला जैसा भी है। फ़ैसले पे बात हो सकती है कि इसमें जो जज साहब ने कहा कि वो जज साहब ने सदर साहब को भी जानबदार, वज़ीर आज़म भी जानबदार, अटॉर्नी जनरल भी जानबदार, साबिक़ चीफ वो जो जस्टिस थे वो खोसा साहब उनको भी जानबदार, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर भी, मीडिया पर भी, इदारों पर भी, लेकिन बहरहाल उनको रिलीफ मिला। दूसरा, उसके साथ ही ये जो DG FIA बशीर मेमन साहब ने, जो अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि ये छोटी बात नहीं है। बशीर मेमन साहब को मैं जानता हूँ, बजाय जितना मैं जानता हूँ ऑनेस्ट आदमी, ईमानदार आदमी मैंने जाना उनको। बाकी वल्ला आलम बिस्सवाब कोई किसी को कंप्लीट नहीं जानता उनको, लेकिन उस वक्त खड़े होने चाहिए था। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि जिस वक्त उनको कहा जा रहा था कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा कायम करें, उस वक्त उन्हें खड़ा होना चाहिए था। उस वक्त नहीं खड़ा होना चाहिए जब उनकी पेंशन रोक ली गई तो उसके बाद उनको सारी बातें याद आ गई, उस वक्त नहीं। ताकत बंदा तब होता है या नहीं, वो तो कहते हैं ना उस वक्त कि मैंने उस वक्त इमरान खान साहब को जवाब दे दिया, आई पुट माय फुट डाउन। वो कहते हैं मैंने तो उनको इनकार कर दिया। नहीं, वो बिल्कुल ठीक किया। देखे ना, 2-3 चीजें हैं। और ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का मुकदमा करें कायम, उन्होंने नहीं किया, फाइन, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट करें, उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। और फिर जब बकौल बशीर मेमन साहब के वज़ीर आज़म साहब ने वो जब शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए, नैब ने अरेस्ट किया, तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको कहा कि देखा आपको कहा आपने नहीं काम किया, नैब को कहा मैंने, नैब ने काम कर दिया और गिरफ्तार कर लिया, ये होती है वफादारी। यानी नैब को एक कॉल मैंने की, उन्होंने गिरफ्तार कर दिया, ये होती वफादारी। ये छोटी बात नहीं है। इसके अलावा चलो जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ कहा कि इंक्वायरी बनाएं, केस बनाएं, उन्होंने कहा कि मैं नहीं बना सकता, फाइन। लेकिन अब ये बताने की जरूरत नहीं थी, या तो अब ये बताने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो DG FIA रहे हैं, उन्होंने उस वक्त वजीर आजम के सामने खड़े होकर कहा कि मैं नहीं कर सकता, या उस वक्त बताने की ज्यादा मुनासिब टाइम था। लेकिन चूंकि अब बता दिया, हमारे मुल्क में होता ही ऐसा है कि कभी भी वक्त पे कोई चीज नहीं मिलती, और इसका भी
कुछ नहीं होना, हमने लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म, इसका भी होना हवाना कुछ नहीं है। यकीन कीजिएगा ये भी हम आगे निकल जाएंगे। आज से 7-8 महीने पहले वो यही बात दोबारा पहले भी कर चुके हुए हैं, अपने पहले इंटरव्यू में वो किसी नेशनल टीवी पे नहीं ऑन एयर हुआ था, इसलिए किसी को पता नहीं चला। नहीं, आप भूल गए हैं। वो पहला इंटरव्यू उस वक्त आया था जब पेंशन रुकी थी, मैंने लफ्ज पेंशन का इस्तेमाल किया, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने आए थे, तो पहला इंटरव्यू उन्होंने एक यूट्यूब पे दिया था या एक जगह निजी बात की थी। उससे पहले यानी 1.5 साल पहले, अब उनको 2 साल हो गए रिटायरमेंट में, पहले नहीं बोले। मेरा कहने का मकसद ये, मैं आज अगर ये ना कह सकूं कि अली हैदर जो है वो अच्छा आदमी या बुरा आदमी नहीं है, उसके बाद जिस दिन अली हैदर खुद क्राइसिस में हो या हट जाए और 10 साल बाद खड़ा होकर कहूं कि अली हैदर ने तो मुझे कहा था एक दिन प्रोग्राम में कि तुमने शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलना है और नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें अपने प्रोग्राम में नहीं रखूंगा, तो उस वक्त और मुझसे लोगों को यह जरूर पूछना चाहिए कि फिर आप प्रोग्राम से उठ के क्यों नहीं गए भाई? आपने उस वक्त प्रोग्राम में क्यों नहीं बात की? कोई ट्वीट कर देते, कोई ये, खैर ये, लेकिन अब ये कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर मैंने 1 का फाइज ईसा साहब वाला है, तारीखी फैसला है। फैसला मुझे पसंद आए या ना पसंद आए ये मेरा एक अलहदा मसला है, फैसले पे हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2 बशीर मेमन। नंबर 3 आपने इंट्रो में भी कहा डॉक्टर रिजवान जो FIA इंक्वायरी कमेटी के हेड हैं उनको हटाया गया है और उन पर वो हटाने की 2 कहानियां मार्केट में आई हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, जैसे बशीर मेमन साहब वाले मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए, इसी तरह इसकी भी होनी चाहिए कि एक तो वो कहते हैं कि जो 4 हुकूमती शुगर अरकान पार्लियामेंट की शुगर मिलों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा था, तो इसलिए उनको हटाया गया कि ये एक्शन ना लें। और जहांगीर तरीन के खिलाफ जो 3 FIR हैं मुबैना तौर पर, उसका कहा जा रहा था कि ये इनको वापस लाएं, नजरसानी पर लाएं या ये FIRों को सर्द खाने में डालें, तो वो नहीं किया और हट गए। ये इस पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा माफिया है, शुगर माफिया। और काश ये जो अभी आप राजा रियाज साहब का क्लिप दिखा रहे थे, 40 लोग गए थे। अब मैं वो तो अब ये मेरे सारे मोहतरम हैं, वो तो नहीं कह सकता अली बाबा वो 40 चोरों वाला, क्योंकि वो तो नहीं कह सकता। ये सारे मेरे लिए मोहतरम हैं, सारे काबिल एहतराम है और सब अच्छे लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं। लेकिन काश ये इनसाइडर ट्रेडिंग वो पढ़ लेते जहांगीर तरीन साहब का, जो उन्होंने यूनाइटेड शुगर मिल पे की थी। काश ये जहांगीर तरीन साहब का सुप्रीम कोर्ट का नाअहली का फैसला पढ़ लेते, इनमें से किसी ने नहीं पढ़ा होगा। काश ये जहांगीर तरीन साहब के मुबैना फराड, वो जो एक अजीज की फैक्ट्री में अरबों रुपए लगाए और शो किए कि डूब गई है फैक्ट्री और पैसा भी डूब गया है, बाद में मुबैना तौर पर पैसे वापस आए। काश ये मनी लॉन्ड्रिंग उनकी कर लेते। काश ये 4 दिन उनके हाइड हाउस में रहे आते लंदन के नवा में। काश ये उनकी इन 40 लोगों को मैं ले जाता और किसी यूटिलिटी स्टोर की लाइन में खड़ा करता और सुबह से दोपहर या रोजे में शाम तक ये खड़े रहते और आखिर पे 2 किलो चीनी मिलती इनको, और मैं इनको कहता अब ये चीनी लेके घर जाए। इनको पता चलता कि चीनी की क्या कीमत है। इस मुल्क में खुदा के लिए यानी पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नहीं। नवाज शरीफ साहब जत्थों के जत्थे, जरदारी साहब जत्थों के जत्थे, इसी तरह कोई ब्यूरोक्रेट हो सारे साथ मिल जाते हैं। इसी तरह कोई ये हमारे जहांगीर तरीन सब 40 के 40 मिल गए। तो ये क्यों मिल गए? ये यानी हमारे मुल्क अकेला रह गया और इसके साथ रह गए। तो काश ये पढ़ लेते, देख लेते। शहजाद अकबर साहब पे लगने वाले इल्जामात पे बात करता हूं। आपके मुताबिक इस मुल्क में और आपका जो एसेट रिकवरी यूनिट है, क्या सबके साथ मसावी रवैया है, सबका एहतसाब हो रहा है? ये सवाल मैंने इससे पहले डॉक्टर साहब से पूछा था, डॉक्टर शहबाज गिल साहब से, कि क्या एसेट रिकवरी यूनिट ने जो बाकी 400 पनामा में जिनके नाम आए थे उनकी भी ऐसी तहकीकात की उन्होंने जिस खुशू खुजू से और जिस पूरी तवज्जो के साथ उन्होंने ऑपोजिशन और काजी फाजिसा की तहकीकात की? नहीं, पहली बात तो यह कि लोग कहते हैं, ये बातें करते हैं कि आज के कल सैफुर रहमान थे नवाज शरीफ साहब के सैफुर रहमान, आज इमरान खान साहब के सैफुर रहमान हैं शहजाद अकबर साहब। ये बातें और दूसरी बात यह है कि शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस देख लें, जो कुछ उन्होंने किया। जाहिर है जो कुछ अभी तक 2.5 साल में या 2 साल में या 2.25 साल में किया, कोई एक धेला रिकवर हुआ। और नंबर 1
नंबर 2, कोई एक बंदा बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर, शहबाज शरीफ साहब बाहर, मरियम नवाज बाहर, इसहाक डार बाहर, हसन हुसैन बाहर, अली इमरान बाहर, आसफ अली जरदारी साहब बाहर, फरियाल तालपुर बाहर, शर्जील मेमन बाहर, डॉक्टर आसम बाहर, सिराज दुरानी बाहर, सब A to Z बाहर। 4 आने भी नहीं मिले, ना कोई। नंबर 3, कोई एक बताएं कि नैब में इंप्रूवमेंट हुई हो। इवन वो अदालत जो सुप्रीम कोर्ट जो कह के थक गई थी कि आपने वो करें खुदा के लिए, नई अदालतें बनाए, साहब अदालतें, कुछ भी नहीं। FIA मजबूत हुआ हो, नहीं। पुलिस पटवा यानी वो तो चलो छोड़ दें, इन रिफॉर्म्स की हों नैब में, नहीं। कोई अच्छे उनको प्रोसिक्यूटर ला के दिए हो, नहीं। कुछ करके दिया हो, नहीं। कुछ भी नहीं हुआ। शहजाद अकबर साहब ने एहतसाब की कमर तोड़ दी है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। शहजाद अकबर साहब की परफॉर्मेंस 0 है। शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब के एहतसाब को दफन कर दिया है। शहजाद अकबर साहब की ये जो सारी यानी कहीं से भी आप मुझे बताएं कि कोई इतनी पावर ताकत के साथ हो, इतना बंदा सारा हो कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, क्या किसी को कोई अकाउंटेबल, कोई बयानबाजी, सियासी बयानबाजियां, गप्पें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं तो उनकी कारकर्दगी को देखता हूं। ये अलहदा बात है कि हमें एक कंकर मारने के लिए कोई ना कोई चीज चाहिए होती है। अलहदा बात है कि वो चूंकि हर चीज में वो आते हैं। ये अलहदा बात है कि लोग कहते हैं कि एहतसाब के भी वही हैं, दाखिला के भी वही हैं, आजम खान साहब और उनके साथ वो अच्छी सलाम दुआ भी है। फिर दोस्त आशिक अवान जब फारिग होती हैं तो उनको भी वही मिल के कहते हैं कि आपको फारिग कर दिया गया। तानिया इदरिस जब फारिग होती है उनको भी वही मिलकर कहते हैं फारिग कर दिया गया है। जहांगीर तरीन साहब को निकाला जाता है। आप मुतमईन नहीं है, ऑपोजिशन भी मुतमईन नहीं है, और यही इल्जाम बशीर मेमन साहब ने भी लगाया। जनाब इरशाद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वक्फा यहाँ पर लेते हैं और वक्फे के बाद बताते हैं कि मौजूदा हुकूमत में ये जो वजारतों की बंदर बांट होती है, ये किस मयार पे होती है और क्या सोच के की जाती है, ये सब इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ बरसरे इक़्तिदार आई तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बेहतरीन टीम बनाने के दावे किए, मगर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स निकली। कई वज़रा को लगाया गया, फिर तब्दील किया गया। इसके बावजूद वफाकी काबीना टीम बनकर काम करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींचते हुए नजर आए। वज़रा और काबीना अरकान छोटे छोटे मामलात को लेकर अक्सर आमने सामने आ जाते हैं। यही कुछ आजकल भी हो रहा है। शिबली फराज से वज़ीर इत्तलात लेकर इन्हें फवाद चौधरी की वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी थमा दी गई, मगर अब दोनों एक दूसरे के इकदाम से मुतमईन नहीं बल्कि बाकायदा इसका इजहार भी कर देते हैं। शिबली फराज समझते हैं कि चौधरी साहब की जानिब से जो वेंटिलेटर्स बनाए गए थे और जो दावा किया गया था उनकी वजारत की तरफ से, वो गैर मेयारी थे। इसके जवाब में फवाद चौधरी आज भी अपने बनाए गए वेंटिलेटर्स के दिफा में सताइशी ट्वीट्स कर रहे हैं। ये बात यहाँ तक ही नहीं रुकती नाज़रीन, बल्कि फवाद चौधरी ने रमज़ान और ईद की तारीखें तय करने के लिए कमरी कैलेंडर बनाया, चांद देखने के लिए ऐप भी बनाई। इस हवाले से मुफ्ती मुनीब को खासी कड़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा, मगर अब फवाद चौधरी की वजारत संभालने वाले शिबली फराज कहते हैं कमरी कैलेंडर्स बनाना तो वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का काम ही नहीं है। इससे कबल भी जब फवाद चौधरी से वजारत इत्तलात और नशरियात लेकर फिरदौस आशिक अवान के हवाले की गई तो ऐसे ही इख्तलाफात सामने आए थे। फिर जब फिरदौस आशिक अवान से वजारत लेकर दोबारा यही कुछ हुआ और यही कुछ देखने में आया। इससे कबल IMF के पास जाने के हवाले से भी काबीना में कोई इत्तफाक राय मौजूद नहीं था। इसका बरमला और खुल्लम खुल्ला इजहार भी किया गया। वज़ीर आला परवेज़ बुज़दार के हवाले से यही सूरत हाल पैदा हुई। फवाद चौधरी ने तनकीद की तो सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की जानिब से इन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। कश्मीर जैसे अहम मौजू पर शीरी मज़ारी और शाह महमूद कुरैशी जैसे सीनियर वज़रा वो भी आमने सामने आ गए थे। गर्दशी कर्जों पर भी असद उमर और उमर अयूब के दरमियान हम आहंगी का फुकदान पाया गया। एक ने दावा किया कि सर्कुलर डेट खत्म कर देंगे, दूसरे ने कहा पता नहीं कि दावा कैसे कर दिया गया। रब मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला दिसंबर 2020 तक इंशाअल्लाह ताला गर्दशी कर्जों का बहाव 0 हम लोग करके देंगे। ये उमर अयूब से पूछना पड़ेगा कि किस साइंसदान ने उनको ये बताया था। उमर अयूब से मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा। और चाइल्ड प्रोटेक्शन मैरिज तरमीमी बिल पर
कौमी असम्बली में यही कुछ हुआ। अली मोहम्मद खान और नूरुल हक कादरी के मुकाबले पर शीरी मजारी अपने मौक़िफ़ पर डट गई थी। इससे कबल ऐसी ही सूरत हाल देखकर शेख रशीद अहमद को मजबूरन कहना पड़ा था वज़रा को अपने बंदे के जो कपड़े हैं वो स्क्रीन पर नहीं धोने चाहिए। जब शिबली फराज वज़ीर इत्तलात थे तो शहबाज गिल से सिर्फ इस बात पर नाराज हो गए थे कि पार्लिमानी पार्टी के फैसलों पर ब्रीफिंग सिर्फ वो देंगे। नाज़रीन, कहाँ तो दावे किए गए थे कि पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन टीम तैयार है जो पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगी, और कहाँ टीम के अरकान आपस में ही एक दूसरे के मुखालफत करते हुए नजर। तो नाज़रीन, ये तो सूरत हाल थी एक हुक्मरान जमात की। आगे बढ़ते हैं। पाक भारत मुज़ाकरात खुफिया तरीके या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है? कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल रही है। पाक भारत मुज़ाकरात में हुकूमत की मर्जी शामिल है या नहीं? अगर है तो हुकूमत इनकार क्यों कर रही है? मुत्तहिदा अरब अमारात पाक भारत मुज़ाकरात में क्या किरदार अदा कर रहे हैं? ये वो सवालात हैं जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान और भारत के माबैन होने वाले मुज़ाकरात की खबरों को लेकर अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं। रही सही कसर मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कश्मीर पर होने वाले मुज़ाकरात पर उठाए गए सवालात ने निकाल दी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हम 24 घंटे भी जंग लड़ने के काबिल नहीं, कौम के साथ झूठ बोला जा रहा है, हिंदुस्तान बात करना चाहता है। फजलुर रहमान ने इस हवाले से क्या कहा ये तो आपने सुन लिया, और ऐसी ही तनकीद मरियम साहिबा ने भी की थी। नाज़रीन, तो बात करेंगे मरियम साहिबा के और मौलाना फजलुर रहमान साहब के इस बयान और फिर बैकडोर होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से चौधरी फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत भी की गई और इसे गैर जिम्मेदाराना भी हुकूमत की तरफ से कहा गया। फवाद चौधरी ने कहा कि मौलाना इन मामलात पर बात कर रहे हैं जिनका उन्हें पता ही नहीं होता। अब आइए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं नाजरीन कि पाक भारत मुज़ाकरात को लेकर ये सारी कंफ्यूजन पैदा हुई क्यों। 22 मार्च 2021 को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौका पर वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। नाज़रीन, उसके बाद 29 मार्च को वज़ीर आज़म ने उनको जवाबी ख़त लिखा और कहा पाकिस्तानी अवाम भी अपने तमाम हमसायों बशमूल भारत के साथ अमन और ताउन पर मबनी ताल्लुकात चाहती है। 9 अप्रैल 2021 को दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बयान दिया कि भारत के साथ तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के जरिए निकलना चाहिए, जबकि नाज़रीन किसी तीसरे फरीक की सालसी का खैर मकदम भी करेंगे। 15 अप्रैल को रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी कि जनवरी 2020 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खुफिया मुज़ाकरात किए गए। इन मुलाकातों में ISI और भारतीय खुफिया एजेंसी के अहम तरीन अफसरान के माबैन मुज़ाकरात किए गए। रॉयटर्स के मुताबिक ये मुज़ाकरात कराने में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से मुआवनत की गई थी। 24 अप्रैल 2021 को तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू देते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम इस वक्त कोई अमन मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं और मुत्तहिदा अरब अमारात किसी भी तरह की सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। हैरत अंगेज तौर पर 2 रोज कबल जिन मुज़ाकरात से वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इनकार कर रहे थे, 26 अप्रैल 2021 को एक न्यूज़ के प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के साथ मुज़ाकरात के लिए कोई बाकायदा बैकडोर चैनल नहीं है, मगर साथ ही एतराफ़ कर लिया कि इंटेलिजेंस लेवल पर गुफ्तगू है और हमेशा रहती है। नाज़रीन, दोनों अगर मिल जाएंगे, यानी अगर तुर्क TV वाले और ये मामलात जो बयानात हैं, ये खबरें जारी थी कि आज यानी 28 अप्रैल को भारत के अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में शाया होने वाली खबर के मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 23 अप्रैल को 20 के करीब सीनियर पाकिस्तानी सहाफ़ियों से 4 घंटे तवील गुफ्तगू की। भारतीय अखबार के मुताबिक आर्मी चीफ और सहाफ़ियों के दरमियान होने वाली मुलाकात में इस बात का एतराफ़ किया गया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम के लिए भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल और ISI के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने गुज़िश्ता साल के आखिर में मुत्तहिदा अरब अमारात में मुलाकात की थी। इंडियन अखबार के दावे के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों को बताया कि दोनों अतराफ ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि सबसे पहले कश्मीर या दहशतगर्दी पर बात करने की बजाय तमाम तस्फिया तलब उमूर को हल करने पर बात करना चाहिए। ये वो मालूमात थी जो हमने एक तरतीब से आपके सामने पेश की नाज़रीन, ताकि आप सारी सूरत हाल समझ पाएं, आप पर वाज़ेह हो पाए कि हुआ क्या, कब हुआ, कैसे हुआ। मगर सवाल नाज़रीन ये है
कि इस माहौल में और आर्टिकल 370 की मौजूदगी में, जिसके तहत कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था, क्या ये मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? अगर है तो हुकूमत ऐसी मुज़ाकरात का खुलकर इजहार क्यों नहीं कर रही, इसको ऑन क्यों नहीं किया जा रहा? बात करेंगे साबिक ज़फ़र हिलाली साहब से। हिलाली साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इस पे आता हूं सर कि इस पे खुल के बात क्यों नहीं हो रही है, लेकिन क्या इसका फायदा होगा दोनों तरफ से? पाकिस्तान को भी इसका फायदा होगा, भारत को भी इसका फायदा होगा, या भारत को अपना ज्यादा फायदा नजर आ रहा है? क्योंकि ऐसा लग रहा है हिलाली साहब कि पहल भारत की तरफ से की जा रही है इस बार। देखिए, सबसे ज्यादा फायदा जो इसका होगा वो होगा अमेरिका को। ये मेरे ख्याल में एक अमेरिकन इनिशिएटिव है। इन्होंने भारत को कहा है कि पाकिस्तान के साथ रवैया ठीक रखो, इसलिए कि अब हम तुम और हम मिलके पाकिस्तान को हमने उस पर निगाह रखना है, मगर उससे ज़्यादा चीन का जो एक्सेस है ग्वादर का और सीपैक का वो ख़त्म करना है। चीन के ख़िलाफ़ हमारा इत्तेहाद है, पाकिस्तान और चीन को अलग अलग करना है। तो अगर ये हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है तो इसके लिए आप और पाकिस्तान जो हैं, आप दोनों के दरमियान आपके जो ताल्लुकात हैं कुछ बेहतर होने चाहिए। इसलिए कि आप अगर पाकिस्तान के पीछे लग जाएं तो पाकिस्तान और चीन और नज़दीक और क्लोज नज़दीक आ जाएंगे। तो ये मेरे ख़्याल में ये एक प्लान है उनका, जिस पे वो अब वो शुरू हो गए हैं। अच्छा, तो सर अगर ये प्लान ऐसा है जिसका फ़ायदा दोनों ममालिक को भी है और अमेरिका को भी है, तो ये बैकडोर क्यों है? ये एक्सप्लिसिट क्यों नहीं हो सकते? ये सबके सामने क्यों नहीं हो सकते मुज़ाकरात? इनको ऑन क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, वो तो कहते हैं ना कि इंडिया पाकिस्तान टॉक्स में अगर ज़्यादा पब्लिक हो, हाई प्रोफाइल हो तो प्रोग्रेस नहीं होता है। लो प्रोफाइल बेहतर है, पब्लिक हो तो बहुत सारे लोग आके पूछते रहते हैं और मसले को ख़राब करते हैं। बेहतर हो कि कॉन्फिडेंशियल हो, ये उनका एक ख्याल है और मानना पड़ेगा। ये जो अग्रीमेंट हुआ है 2003 का लाइन ऑफ कंट्रोल को रिवाइव करने का, इस पे तो उनका ये हुआ है, चुपके से दोनों ने एक अग्रीमेंट कर लिया है कि हालांकि ये हमने पहले अग्रीमेंट किया था, इस पे अमल नहीं हो रहा था, मगर अब हम दोनों मिलके अमल करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, ये एक स्ट्रेटजी है अमेरिका का। वो चाहते ये हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर रिलेशनशिप बेहतर हो तो उनके लिए बेहतर है, और उसके थ्रू वो चीन को भी टैकल कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में बहुत सारी चीज़ें होने हैं, वो भी देख सकते हैं। पाकिस्तान को इस्तेमाल कर सकते हैं अफ़गानिस्तान उनके पॉलिसीज़ में टुवर्ड्स अफ़गानिस्तान। तो ये है मसला। अच्छा, लेकिन अब हिलाली साहब हो ये रहा है कि इस पे बात होना शुरू होगा। जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। कल मरियम ने भी बात की, फजलुर रहमान ने भी बात की, इंडियन साइड से भी बात करना शुरू कर दी है उन्होंने। तो जिस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहे थे वो अब सियासतदानों की जुबान पर आ गई है और उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है। हाँ, तो क्या बड़ी बात है जी ये, मैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्या आप कह रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के साथ बात कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान के साथ तो नवाज शरीफ तो हिंदुस्तान के साथ इस पे तनकीद कर रहे हैं कि ये इतनी खुफिया बातें क्यों हो रही हैं, हमें बताया क्यों नहीं जा रहा, कौम को बताया क्यों नहीं जा रहा। अब इस पे सियासतदान तनकीद करना शुरू कर दिए। किस बात पे तनकीद हो रहा है? क्या बताना है उनको? क्या उनको आप नेगोशिएशन टेबल पे बिठाना चाहते हैं? वो बताएं, उनको एक अग्रीमेंट हुआ है, उन्होंने बताया है। हाँ, ये उनको फिक्र ये है कि हमने कहा था कि जब तक आर्टिकल 370 को रिवाइव नहीं करेंगे और आर्टिकल 35A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिवाइव नहीं होगा तो कश्मीर पे बात नहीं हो सकती। और अब तक कश्मीर पे बात नहीं हुई है, इसलिए कि हिंदुस्तान ने वो जो दोनों प्रोविजंस हैं उनको वापस लागू नहीं किया है। तो जब तक वो नहीं हुआ है तो कश्मीर पे नहीं बात हो सकती, मगर और चीज़ें में वो बात कर रहे हैं। सर क्रीक है, इकोनॉमिक जोन है, सियाचिन, पानी, फिशरीज, जो भी आप बात, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बात कर सकते हैं, मगर कश्मीर में हमने ये कहा है कि उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र हिलाली साहब, आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।